हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एमपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम। सो गाइस, कल जैसे ही आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस आया था क्लास 12th वालों का, तो मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था कल वाले वीडियो में कि मैं आप लोगों का जो रिड्यूस सिलेबस है उसको आपको इंग्लिश में एक्सप्लेन करके दूंगा। तो इस वाले वीडियो में गाइस मैं पूरी तरह से इंग्लिश में आपको एक्सप्लेन करके देने वाला हूं आप लोगों का रिड्यूस सिलेबस। वीडियो स्टार्ट होने से पहले गाइस मैं हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स हैं, एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट्स हैं या अदर सब्जेक्ट्स वाले स्टूडेंट्स हैं जिनका भी मैं रिड्यूस सिलेबस बिल्कुल एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। क्योंकि गाइस देखो, मेरा बायोलॉजी स्ट्रीम से था, मेरा सब्जेक्ट बायोलॉजी था। तो आप ये समझ सकते हैं कि मेरे लिए कितना डिफिकल्ट होगा। डिफिकल्ट नहीं गाइस, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल टाइप की चीज़ है। बिकॉज जो चीज़ मैंने पढ़ा ही नहीं वो आपको मैं कैसे एक्सप्लेन कर दूँ। गाइस देखो, आप लोगों को अगर झूठ लग रहा होगा तो मैं इतना तो कर रहा हूँ। मैं अगर आपको 5 सब्जेक्ट एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर मुझे बाकी सब्जेक्ट भी आते तो मुझे उनको एक्सप्लेन करने में क्या दिक्कत होती है। मैं तो ऑब्वियसली एक्सप्लेन कर ही देता गाइस। पर जैसा आप समझ सकते हो कि अगर आप कॉमर्स वाले हो और मैं अगर आपको बोलूँ कि भैया आप बायोलॉजी की बुक उठा के उसको समझा के दो, तो वो आप लोगों के लिए इम्पॉसिबल होगा। वैसे मेरे लिए इम्पॉसिबल है गाइस कि मैं कॉमर्स कभी पढ़ा ही नहीं, मैं ना उसके सब्जेक्ट जानता हूँ ना उसके चैप्टर जानता हूँ। तो ये मेरे लिए गाइस लिटरली पॉसिबल नहीं है कि मैं कॉमर्स का कुछ भी एक्सप्लेन कर पाऊँ। सो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अगर जो एमपी बोर्ड के कोई कॉमर्स वाले चैनल है तो उनसे बोलिए। आई होप कि वो आप लोगों की हेल्प कर पाए इस सारी चीज़ों में। अगर नहीं हुई या कुछ पॉसिबल तो मैं ट्राई करूँगा 1-2 दिन में आप लोगों को कुछ जुगाड़ करने का, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में मैं आप लोगों को जो सिलेबस एक्सप्लेन करके देने वाला हूँ वो सब्जेक्ट रहेंगे हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। अगर आपका इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो गाइस प्लीज़ वीडियो छोड़ करके चले जाइए, बिकॉज ये वीडियो आप लोगों के लिए नहीं है। मैं किसी का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, इसलिए आपको पहले ही वार्निंग दे दिया। अगर आपका यही सब्जेक्ट है तो प्लीज़ वीडियो में बने रहे। एक और बात बोलना चाहूँगा गाइस कि देखो यार, मैं भी एक मेडिकल स्टूडेंट हूँ तो मुझे भी काफ़ी ज़्यादा वर्कलोड रहता है पढ़ाई का। इसी कारण मैं पीडीएफ वगैरह नहीं बना पाया। पीडीएफ आपको 1-2 दिन में मिल जाएगी, उसका भी अलग से वीडियो डाल दूंगा। तो अभी आप एक कॉपी या पेन लेके बैठ जाइए या फिर एनसीईआरटी बुक अपने सामने रखिए। जो मैं बोलता हूँ उस पॉइंट को टिक करते रहना, या फिर एक पेन और कॉपी लेके बैठिए, उसको लिख लेना। जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो सिलेबस आपका रिड्यूस हो चुका है, उसको आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीसीबी या पीसीएम वाले बच्चे हो तो फटाफट से एक पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए। अगर एनसीईआरटी बुक है तो सारे सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी बुक अपने सामने लेकर के बैठ जाइए। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हिंदी सब्जेक्ट से। तो गाइस, हिंदी और इंग्लिश की आप लोगों को दिक्कत नहीं आना चाहिए, बिकॉज जो हिंदी के चैप्टर है वो हिंदी में दिए हुए हैं, बहुत ईजिली दिया गया है। यहाँ पे देखो क्लियरली आप समझ सकते हो। आरोह भाग 2, तो यहाँ पे भाग 2 में पार्ट नंबर 2 दिया है, जैसे यहाँ पे पतंग, तो इसको रिड्यूस कर दिया है। तो ये समझने में गाइस मेरे अकॉर्डिंग कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि हिंदी के चैप्टर हिंदी में लिखे हुए, इंग्लिश के चैप्टर इंग्लिश में लिखे हुए। मेन जो दिक्कत आ रही है गाइस वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स, इन सब्जेक्ट को समझने में। बिकॉज हम जो है इंग्लिश में जानते हैं और यहाँ पे जो चैप्टर्स के नाम है और सिलेबस का नाम है वो दिया गया है हिंदी में, तो उसको मैं एक्सप्लेन करूँगा। हिंदी और इंग्लिश में मैं गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना चाहूँगा, बिकॉज ये आप इजीली समझ सकते हो। आई होप आप अंडरस्टैंड कर रहे होगे मेरी बात को, ठीक है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते ही गाइस सबसे पहला जो मैं सब्जेक्ट उठाने जा रहा हूँ वो है बायोलॉजी। तो बायोलॉजी में देखो गाइस, बायोलॉजी में आप लोग देख सकते होगे यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है जैसे अनुवांशिक तथा विकास, तो ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, तो अब आप पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिखिए, या फिर आप एनसीईआरटी बुक होगी तो एनसीईआरटी बुक में सामने कंटेंट दिया रहता है। जैसे ही आप चैप्टर बुक को ओपन करेंगे, वहाँ पे चैप्टर्स के नाम दिए होते हैं कि बुक में कितने चैप्टर है, कंटेंट करके लिखा होता है। उस पेज को ओपन करिए या फिर एक पेन और कॉपी लेके बैठिए और मैं जो बोल रहा हूँ उसको टिक कीजिए या लिख लीजिए। तो बायोलॉजी में जो सबसे पहला जो चैप्टर रिड्यूस हुआ है वो है आप लोगों का यूनिट नंबर 2, जो कि है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। इसमें से चैप्टर नंबर 7 रिड्यूस हुआ है। जो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन है उसमें 3 चैप्टर है, बट इन 3 चैप्टर्स में से चैप्टर नंबर 7 को इन्होंने रिड्यूस किया है। आई रिपीट, आप लोगों का बायोलॉजी का यूनिट नंबर 2 जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में से इवोल्यूशन चैप्टर को पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया गया है। दूसरे नंबर पे है बायोलॉजी की यूनिट नंबर 3, जो कि है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें से चैप्टर नंबर 9 को रिड्यूस किया है, जिसका कि नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे सेकंड नंबर पे दिखा है मानव कल्याण के लिए जीव विज्ञान, तो इसमें इसका मतलब होता है बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें जो यूनिट है, तीसरे नंबर की यूनिट है, इसमें से चैप्टर नंबर 9 रिड्यूस किया है, जिसका नाम है स्ट्रेटजीज फॉर इन्हांसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन। इसके अलावा गाइस तीसरे हम बात करें तो तीसरा यहाँ पे जो ये पास से लिखा हुआ है इसका नाम होता है, इसका मतलब होता है इकोलॉजी। तो ये आपकी 5वीं यूनिट है इकोलॉजी, आपके क्लास 12 बायोलॉजी की। इकोलॉजी में से आपका चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 15 है बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, और चैप्टर नंबर 16 है आपका इन्वायरमेंटल इश्यूज। तो इतना सिलेबस गाइस बायोलॉजी का रिड्यूस था। एक और बार रिपीट कर दे रहा हूँ, यूनिट नंबर 2 में जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में चैप्टर नंबर 7 हटा दिया गया है। यूनिट नंबर 3 बायोलॉजी इन ह्यूमन वेलफेयर में से चैप्टर नंबर 9 हटा दिया गया है। इकोलॉजी जो कि आपका यूनिट नंबर 5 है आखिरी, इसमें से चैप्टर नंबर 15 और चैप्टर नंबर 16 को रिड्यूस कर दिया है। इसका मतलब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो हम आगे बढ़ते हैं और आते हैं फिजिक्स पे। तो फिजिक्स के बारे में हम बात करें तो फिजिक्स के एनसीईआरटी आप ओपन कर लो
या फिर एक पेन और पेपर लेके लिख लो जो मैं बोल रहा हूँ। तो इसमें से जो आप लोगों का चैप्टर नंबर 5 है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। आपसे सबसे पहले जो दिख रहे होंगे ना चुंबकीय एवं द्रव्य, इसका मतलब होता है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। जो चैप्टर नंबर 5 मैग्नेटिज्म एंड मैटर पूरी तरह से यहाँ पे रिड्यूस कर दिया है एमपी बोर्ड ने। उसके अलावा यहाँ पे जो दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं किरण प्रकाशी, मुझे पढ़ने में थोड़ा दिक्कत आता है, तो इसका मतलब होता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। तो आप लोगों का रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में से पूरा का पूरा चैप्टर रिड्यूस नहीं किया है। अगर आप चैप्टर को खोलोगे वहाँ पे जैसे आपको बताया मैंने एनसीईआरटी बुक ओपन करना, वहाँ कंटेंट में जाना, तो कंटेंट में जो लिखा हुआ होता है रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के नीचे देखना 9.1 पॉइंट है जिसका कि मतलब होता है इंट्रोडक्शन, और 9.2 पॉइंट जिसमें कि लिखा गया है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स वाला पॉइंट आप लोगों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मान लीजिए कि ये रिड्यूस हो चुका है। और इंट्रोडक्शन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स से आप लोगों को क्वेश्चन नहीं बनने वाला। तो चैप्टर नंबर 9 से इतना टॉपिक इन्होंने रिड्यूस किया है, 2 टॉपिक, इंट्रोडक्शन और 9.2 नंबर का टॉपिक जो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बाय स्पेरिकल मिरर्स। ओके, तो चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं, सॉरी टॉपिक नंबर 3। तो ये है आप लोगों का चैप्टर नंबर 12 जिसका कि नाम है एटम्स। ठीक है, आपका चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है एटम्स, इसको पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया है एमपी बोर्ड ने। इसके अलावा जो आखिरी आता है वो है चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है न्यूक्लियाई, इसको भी पूरी तरह से रिड्यूस कर दिया है एमपी बोर्ड ने। तो अब फिजिक्स में क्या क्या रिड्यूस है, फिजिक्स में चैप्टर नंबर 5 पूरी तरह से रिड्यूस हो चुका है। चैप्टर नंबर 9 के 2 पॉइंट 9.1 और 9.2 नंबर का पॉइंट रिड्यूस हो चुका है। एनसीईआरटी अगर आपके पास होगा तो आप क्लियरली समझ पा रहे होंगे। तीसरे नंबर का जो चैप्टर आता है वो है चैप्टर नंबर 12 और चैप्टर नंबर 13। तो आप लोगों के 4 चैप्टर रिड्यूस किए गए हैं, चैप्टर नंबर 5, 9 में से 2 पॉइंट, 12 और 13। तो इतना सिलेबस जो है वो फिजिक्स का रिड्यूस किया है एमपी बोर्ड के द्वारा। अब मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को एक टीचिंग एप्लीकेशन के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आप बोर्ड एग्जाम या जेईई नीट जैसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आप लोगों को किसी तरह का डाउट आता है, तो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में एक अमेजिंग एप्लीकेशन लेकर के आया हूं जिसका नाम है फिलो एप्लीकेशन। यहाँ की सबसे स्पेशल बात है कि यहाँ पे 24/7 एक्सपर्ट टीचर अवेलेबल रहते हैं। आपको कुछ नहीं, 3 ईजी स्टेप को फॉलो करना है। सबसे पहले प्ले स्टोर से जाकर के इस ऐप को डाउनलोड कर लेना है, या नीचे दी गई लीड लिंक से आपको इसको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी स्टेप में आपको सिंपली अपना नंबर डाल के रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। तीसरे स्टेप में आपको क्वेश्चन की फोटो खींचना है, यहाँ पर टाइप करना है। जैसे ही आप अपना क्वेश्चन पूछेंगे विदिन 60 सेकंड यहाँ पे एक्सपर्ट टीचर आकर के आपके क्वेश्चन का आंसर देंगे, वो भी वीडियो कॉल पे, जिससे कि आपकी पूरी कंसेप्ट क्लियरिटी हो जाएगी। और जितने भी आपके सारे डाउट्स है वो सारे जो टीचर है एक्सपर्ट टीचर वो क्लियर कर देंगे और आपका सारा डाउट पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो गाइस देरी किस बात की है, देखिए कितना बढ़िया एप्लीकेशन मैंने आपको सजेस्ट किया है। अगर आपको इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है तो नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको इस ऐप पे किसी तरह का कोई डिस्काउंट चाहिए, आपको इसके पेड कोर्स खरीदना है, तो यहाँ पे मैं अपना रेफरल कोड दे रहा हूँ। अगर आप इसको यूज़ करते हैं तो आपको 10% तक का डिस्काउंट भी मिलेगा। तो फटाफट से फिलो ऐप को जाकर के डाउनलोड कर लीजिए। तो गाइस फिजिक्स तक आप समझ गए होंगे, तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं और आगे जो सब्जेक्ट आता है वो हमारे पास केमिस्ट्री, जिसको कि बोला जाता है रसायन विज्ञान। तो इसलिए ये गाइस जो सिलेबस है काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को दिक्कत आ रही होगी समझने में। तो हम स्टार्ट करते हैं। गाइस वीडियो ऑलरेडी लंबा हो रहा होगा, और आपको पसंद आ रहा होगा मेरा एक्सप्लेनेशन, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके जरूर जाना और अपने दोस्तों में एटलीस्ट इसको शेयर जरूर कीजिएगा। तो इसमें चैप्टर नंबर 1 जो है जिसका कि नाम यहाँ पे लिखा है ठोस अव्यय, ठोस करके जो लिखा है ठोस अवस्था, सॉरी, ठीक है। तो ठोस अवस्था का मतलब होता है सॉलिड स्टेट। तो सॉलिड स्टेट में इन्होंने क्या रिड्यूस किया है, एनसीईआरटी का सामने लेके बैठोगे तो बहुत आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा, या फिर एक पेन और पेपर लेके बैठो, बार बार बोल रहा हूँ, ऐसे आपको समझ में नहीं आने वाला। एनसीईआरटी अगर होगी तो चैप्टर नंबर 1 खोलो कंटेंट में, तो वहाँ पे लिखा होगा 1.10 पॉइंट, ठीक है। चैप्टर नंबर 1 का 1.10 पॉइंट, इसमें से क्या क्या 1.01 पॉइंट इन्होंने रिड्यूस किया है, जिसका कि मतलब है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज़। सॉलिड स्टेट में से इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज रिमूव कर दी है। और उसके अलावा 1.11 नंबर का जो पॉइंट है जिसका कि मतलब होता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज। तो ये 2 टॉपिक चैप्टर नंबर 1 में से रिड्यूस किए हैं। यहाँ पे चैप्टर रिड्यूस नहीं हुआ है, सॉलिड स्टेट में से 2 टॉपिक रिड्यूस हुए हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज और दूसरा है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके अलावा चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 2 जो कि है आप लोगों का सॉल्यूशंस। तो सॉल्यूशंस में से 2.7 नंबर का पॉइंट जिसका कि मतलब है एबनॉर्मल मोलर मास। तो एबनॉर्मल मोलर मास इन्होंने रिड्यूस किया है चैप्टर नंबर 2 जो कि सॉल्यूशंस है, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पे हम आए, तो चैप्टर नंबर 3 है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से 3.6 नंबर का पॉइंट यानी कि बैटरीज, और 3.7 नंबर का पॉइंट यानी कि फ्यूल सेल्स। तो ये 2 टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में से रिड्यूस किए गए हैं, बैटरीज और फ्यूल सेल, ठीक है। चौथा चैप्टर पे हम आए, तो चौथा चैप्टर है आप लोगों का केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स पे गाइस इन्होंने 4.6 नंबर का पॉइंट मेंशन किया है, पर एक्चुअली वो 4.5 नंबर का पॉइंट है, जिसका कि फुल फॉर्म है कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो चैप्टर नंबर 4 में से जो कि केमिकल काइनेटिक्स, इसमें से कोलिजन थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शंस ये टॉपिक को रिड्यूस कर दिया गया।
चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं तो जिसका नाम है सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में से 5.2 नंबर का पॉइंट जिसको कि हम बोलते हैं कैटालिसिस, और 5.5 नंबर का पॉइंट जो कि है इमल्शन। तो ये 2 टॉपिक चैप्टर नंबर 5 में से रिड्यूस कर दिए गए। चैप्टर नंबर 6 जो कि है मेटलर्जी, जिसे हम बोलते हैं जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, ये और मेटलर्जी इसे बोला जाता है। तो इसमें से क्या क्या रिड्यूस हुआ है, तो इसमें से 6.4 नंबर का पॉइंट जिसको कि बोलते हैं हम थर्मोडायनामिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, 6.5 नंबर का पॉइंट इलेक्ट्रोकेमिकल प्रिंसिपल ऑफ मेटलर्जी, 6.6 नंबर का पॉइंट ऑक्सीडेशन रिएक्शन, 6.7 नंबर का पॉइंट रिफाइनिंग जिसमें कि आपको रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स बताया जाता है, 6.8 नंबर का पॉइंट यूजेस ऑफ एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक एंड आयरन। तो इतना जो टॉपिक थे आप लोगों को मैंने 1 2 3 4 5 टॉपिक बताया 6वें नंबर के चैप्टर में से, इतना 6वें नंबर के चैप्टर में से रिड्यूस कर दिया गया। अगर आपको नहीं समझा होगा तो वीडियो को थोड़ा रिवर्स करके एक और बार देख लेना, ठीक है। बैकग्राउंड नॉइस के लिए गाइस आई एम सॉरी, इसके लिए मैं कुछ भी नहीं कर पाऊंगा अभी। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं तो चैप्टर नंबर 7 है पी ब्लॉक एलिमेंट्स। तो पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से जो टॉपिक रिड्यूस हुआ है मैं आप लोगों को बोलते जाता हूँ। 7.4 नंबर का पॉइंट एनसीईआरटी होगी तो आप क्लियरली देख पा रहे होगे। 7.4 नंबर का पॉइंट जिसका के नाम है ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है, सॉरी ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ये रिड्यूस किया गया है। 7.6 नंबर का पॉइंट फॉस्फोरस, ठीक है, एलोट्रोपिक फॉर्म, ये रिड्यूस किया गया है। 7.7 नंबर का पॉइंट फॉस्फीन, ये भी रिड्यूस कर दिया गया है। 7.8 नंबर का पॉइंट फॉस्फोरस हैलाइड्स, इसको रिड्यूस कर दिया है। 7.9 नंबर का पॉइंट ऑक्सो एसिड्स ऑफ फॉस्फोरस, इसको रिड्यूस किया है। और 7.17 नंबर का पॉइंट जो कि है सल्फ्यूरिक एसिड। तो इतनी चीज़ें पी ब्लॉक एलिमेंट्स में से रिड्यूस कर दी गई है। अगर समझ में नहीं आई हो तो प्लीज़ वीडियो को पॉज करके वापस जाकर के एक और बार सुन लीजिएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 8 की बात करें जो कि है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, तो इसमें से 8.4 नंबर का पॉइंट जो कि है सम इम्पोर्टेंट कंपाउंड्स ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, तो इसको रिड्यूस किया गया 8 चैप्टर से, ओनली 1 पॉइंट हटाया गया है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो कि चैप्टर नंबर 9 है, इसमें से 9.4 नंबर का पॉइंट आइसोमेरिज्म ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हटाया गया है। इसके अलावा 9.7 नंबर का पॉइंट जो कि है इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, इसको हटाया गया। इसके अलावा हम बात करें चैप्टर नंबर 10 की, तो चैप्टर नंबर 10 है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन। तो इसमें से 10.8 नंबर का पॉइंट जो कि है पॉली हेलोजन ऐसा कंपाउंड, ठीक है। यहाँ पे पॉली हेलोजन कंपाउंड्स ऐसा करके कुछ पॉइंट है गाइज, अगर मैं मिस कर रहा होगा कुछ तो देख लेना आप। 10.8 नंबर का पॉइंट है एनसीईआरटी के, अगर कंटेंट में देखोगे तो उसको हटा दिया गया है, ठीक है। फिर उसके अलावा मैं बात करूँ चैप्टर नंबर 11 की। चैप्टर नंबर 11 है आप लोगों का एल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर्स। तो इसमें से आपका जो रिड्यूस किया गया है वो है 11.5 नंबर का पॉइंट जिसको कि बोला जाता है सम कॉमन, आई एम सॉरी गाइस, तो इसमें 11.5 नंबर का पॉइंट जो है यहाँ पे सम कॉमनली इम्पोर्टेंस ऑफ एल्कोहल्स, सॉरी, तो ये जो पॉइंट है 11.5 नंबर का गाइस, मुझे यहाँ पे प्रॉपर्ली दिख नहीं रहा है इसलिए मैं इस तरह से पढ़ रहा हूँ। हाँ ओके ओके, सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल, ये है ये वाला पॉइंट 11.5 नंबर का। एल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर में से एक टॉपिक रिड्यूस हुआ है जो कि है 11.5 नंबर का पॉइंट, जिसे कि हम बोलते हैं सम कमर्शियल इंपॉर्टेंस ऑफ एल्कोहल्स। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 12 जो कि है एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, तो इसमें से कुछ भी रिड्यूस नहीं किया गया। ये चैप्टर एज इट इज़ वैसा का वैसा है। आई रिपीट, चैप्टर नंबर 12 में से कुछ भी रिड्यूस नहीं हुआ है, ठीक है। चैप्टर नंबर 13 की बात करें तो चैप्टर नंबर 13 है अमीन्स। तो अमीन्स में यहाँ पे आप देख सकते हैं 13.10 नंबर का पॉइंट जो है इंपॉर्टेंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट, तो ये वाला पॉइंट आप लोगों का हटा दिया गया है, ठीक है ना। 13.10 नंबर का पॉइंट, ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डायज़ोनियम सॉल्ट एंड सिंथेसिस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है, तो इसको हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 13 से। उसके अलावा हम आगे बढ़े और चैप्टर नंबर 14 की बात करते हैं। तो चैप्टर नंबर 14 में से जो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है आपका, इसमें से हटाया गया है आप लोगों का 14 पॉइंट। देखो आप लोगों को इसमें से चैप्टर के अंदर जाके देखना होगा गैस, इसमें से ऊपर ऊपर से पॉइंट नहीं हटा गया, पॉइंट के अंदर से पॉइंट हटाए गए हैं। तो जैसे आप चैप्टर खोलोगे बायोमोलिक्यूल्स एनसीईआरटी में, तो उसमें 14.1 जो पॉइंट होगा, तो 14.1.3 पॉइंट जिसका के नाम है डाइसैकेराइड्स, इसको हटाया गया है। अब आप समझ पा रहे हो कि चैप्टर खोलना, उसमें 14.1 पॉइंट खोलना, 14.1 पॉइंट का थर्ड पॉइंट यानी 14.1.3 पॉइंट, जिसमें जो टॉपिक आता है वो डाइसैकेराइड्स। 14.1.4 14.1 जो टॉपिक है उसका फोर्थ पॉइंट जो कि पॉलीसेकेराइड्स। 14.1.5 यानी 14.1 का फिफ्थ पॉइंट जिसका कि नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। इतना हटाया गया 14 पॉइंट्स में से। 14 पॉइंट पूरा नहीं हटा गया है, 14.1 में से थर्ड, 14.1 में से फोर्थ, 14.1 में से 5 डाइसैकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स एंड इंपॉर्टेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, इतना हटाया गया है 14 पॉइंट में से। फिर इसके अलावा 14.3 आता है, 14.3 में से एंजाइम्स हटा दिए गए हैं, 14.4 जो कि आता है वाइटामिन्स, और 14.5 जो कि है हार्मोन्स।
तो इतना हटा दिया गया है बायोमोलिक्यूल्स में से। अगर समझना आया हो तो एक बार रिवर्स करके ज़रूर से देख लेना, आई होप आप समझ लोगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 15 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 15 आता है पॉलीमर्स। चैप्टर नंबर 15 में से 15.3 यहाँ पे मॉलिकुलर मास ऑफ पॉलीमर्स दिया गया है, इसको हटा दिया गया है। और 15.5 जो कि है पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंट, पॉलीमर्स ऑफ कमर्शियल इंपॉर्टेंस, तो इसको हटा दिया गया है चैप्टर नंबर 15 से। 2 पॉइंट ओनली। ठीक है, चैप्टर नंबर 16 जो कि आखिरी चैप्टर है हमारा, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से यहाँ पे 16.4 पॉइंट जो कि है केमिकल इन फूड। और चैप्टर नंबर पॉइंट नंबर 16.5 जो कि है क्लिनजिंग एजेंट। चैप्टर नंबर 16 से 2 पॉइंट, 16.4 एंड 16.5 इनको हटा दिया गया। अगर केमिस्ट्री का बहुत वास्ट था गाइस, अगर देखो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आप लोगों के लिए तो आपका फर्ज बनता है कि एक वीडियो को जरूर से एक लाइक दे और अपने फ्रेंड्स में ज़रूर से शेयर कीजिए। कुछ दिनों में गाइस मैं आई होप आप सभी को PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, इसके बारे में बिल्कुल चिंता मत करना। ठीक है, तो अब हम आखिरी सब्जेक्ट की तरफ आते हैं जो कि है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स देखो गाइस, मैं बायो स्ट्रीम से था, फिर भी मैंने ट्राई किया है मैथ्स का थोड़ा समझ के आप लोगों को बताने का। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और मेरे एफर्ट्स के लिए एटलीस्ट एक लाइक तो ज़रूर कीजिएगा गाइस। तो मैथ्स के बारे में हम बात करें तो मैथ्स में जो आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 1 जो कि आता है आपका रिलेशंस एंड फंक्शंस, तो इसमें से 1.5 नंबर का पॉइंट जिसे कि बोला जाता है बाइनरी ऑपरेशंस, तो इसको रिड्यूस कर दिया गया है चैप्टर नंबर 1 में से। चैप्टर नंबर 2 बिल्कुल भी रिड्यूस नहीं हुआ है, यहाँ पे मैंशनड ही नहीं है, तो इसका मतलब चैप्टर नंबर 2 एज इट इज़ वैसा का वैसा है, इसमें से कुछ भी नहीं हटा गया। ठीक है, चैप्टर नंबर 3 की हम बात करें तो चैप्टर नंबर 3 जो कि है आप लोगों का मैट्रिक्स में से 3.8.1 यानी 3.8 नंबर का जो पॉइंट है उसमें से फर्स्ट सब हेडिंग हटा दिया गया है, जिसको कि बोलते हैं हम इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स एंड एलिमेंट्री ऑपरेशंस। तो ये पॉइंट आपका हटा दिया गया चैप्टर नंबर 3 में से। चैप्टर नंबर 2 रिड्यूस नहीं हुआ है गाइस, ठीक है, वो वैसा का वैसा है। चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट्स, तो डिटर्मिनेंट्स में से 4.7 नंबर का पॉइंट। NCERT होगी गाइस, तो बार बार बोल रहा हूँ सामने खोल के बैठ जाओ, बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा। जो पॉइंट मैं बोल रहा हूँ उसको क्रॉस कर लेना, मतलब इसका आपको उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चैप्टर नंबर 4 में से क्या रिड्यूस गया है 4.7 नंबर का पॉइंट, जिसका कि नाम है एप्लीकेशंस ऑफ डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्रिक्स। ठीक है, चैप्टर नंबर 5 पे आते हैं, तो यहाँ पे कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी है, तो इसमें से क्या क्या रिड्यूस किया है 5.8 नंबर का पॉइंट, जिसका कि नाम है मीन वैल्यू थ्योरम। तो ठीक है, मीन वैल्यू थ्योरम ऐसा कुछ करके इसको रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स, तो इसमें से 6.3 और 6.5 नंबर का पॉइंट, जिसका कि नाम है 6.3 है इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। यहाँ पे जो भी दिया गया है गाइस वो देख लेना, 6.3 नंबर का पॉइंट और 6.5 नंबर का पॉइंट जो है जो कि है अप्रोक्सीमेशन ऐसा कुछ। ठीक है, तो ये है आपका चैप्टर नंबर 6 का रिड्यूस सिलेबस, 2 पॉइंट। ठीक है, 6.3 और 6.5। तो चैप्टर नंबर 7 की बात करें हम, तो चैप्टर नंबर 7 आता है इंटीग्रल्स। तो चैप्टर नंबर 7 में 7.7 पॉइंट नंबर पॉइंट का फर्स्ट पॉइंट यानी 7.7.1 का रिड्यूस किया गया है। एक और बार बोलता हूँ, चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रल्स में से 7.7 नंबर का जो पॉइंट है उसका जो फर्स्ट पॉइंट है यानी 7.1 नंबर का पॉइंट ये रिड्यूस किया गया है, इसके लिए आपको बुक खोलना पड़ेगा और अंदर जाना पड़ेगा। इसका क्या नाम है डिफरेंशिएटिव इंटीग्रल एज द लिमिट ऑफ सम। गाइस देखो मैं मैथमेटिक्स से नहीं था तो समझने में मेरे को बहुत दिक्कत आ रही है, तो इसका जो नाम है आप देख लेना 7.1 नंबर का पॉइंट। ऑलराइट, चैप्टर नंबर 8 की बात करें तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, तो इसमें से 8.3 नंबर का पॉइंट एरिया बिटवीन टू कर्व्स ऐसा कुछ जो पॉइंट है इसको रिड्यूस कर दिया गया है, यानी आपको इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चैप्टर नंबर 9, तो चैप्टर नंबर 9 आता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो चैप्टर नंबर 9 में 9.4 नंबर का पॉइंट फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये ऐसा कुछ जो पॉइंट है 9.4 नंबर का। हुज जनरल ऐसा कुछ जो लिखा है गाइस, देखो अब मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ तो आगे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 9 जो कि है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें 9.4 नंबर का पॉइंट रिड्यूस कर दिया गया है। चैप्टर नंबर 10 ये पूरा का पूरा रिड्यूस नहीं किया गया, वैसा का वैसा है चैप्टर। चैप्टर नंबर 11 भी रिड्यूस नहीं किया गया, ये भी वैसा का वैसा है। चैप्टर नंबर 12 चैप्टर नंबर जो 12 है वो है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो चैप्टर नंबर 12 में से 12.3 नंबर का पॉइंट, जिसका के नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। तो देखो गाइज इतनी दिक्कत हो रही है गाइज बोलने में, पर आपको PDF प्रोवाइड कर दूंगा 1-2 दिन में। आई होप कि कल ही मिल जाए, तो वेट करना गाइज, कल संडे, आई होप मैं कल तक प्रोवाइड कर दूँ, पर तब तक आप इससे काम चला सकते हो। ठीक है, चैप्टर नंबर 13 की बात करें, चैप्टर नंबर 12 में आप लोगों को बताया 12.3 नंबर का पॉइंट डिफरेंट टाइप ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, इसको रिड्यूस किया है। चैप्टर नंबर 13 जो कि प्रोबेबिलिटीज में 13.5 नंबर का पॉइंट, जिसका कि नाम है बायस थ्योरम ऐसा करके कुछ, इसको रिड्यूस कर दिया गया है। 13.6 नंबर का पॉइंट, जिसको कि बोला जाता है रैंडम वेरिएबल्स एंड इट्स प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रप्शन ऐसा करके कुछ है, इसको रिड्यूस किया गया है। 13.7 नंबर का पॉइंट, यहाँ पे बर्नौलीज थ्योरम ऐसा करके
कुछ है, नहीं, कुछ अजीब सा लिखा हुआ है गाइस, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ यहाँ पे बाइनोमियल। और मेरी जो एनसीईआरटी बुक है यहाँ पे भी पूरा रफ है, तो मुझे दिख भी नहीं रहा है प्रॉपरली। तो 13 चैप्टर में 13.5, 13.6 एंड 13.7 नंबर का पॉइंट रिड्यूस कर दिया गया है। तो ये था गाइस आप लोगों का पूरे इंग्लिश एक्सप्लेनेशन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ्स, हिंदी एंड इंग्लिश का। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, मैं इतने एफर्ट डाल रहा हूँ तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।